हेलो फ्रेंड्स। टीचर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है टीजीटी और पीजीटी का, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है, संभावित एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी का जो रिवीजन बैच है उसको स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग पूरे रिवीजन बैच को समाप्त करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो पहला वीडियो देख लें। उसके आगे आज हम लोग जो वाह्य क्षेत्र है, भारत के चारों तरफ जो नदियां हैं, जो नदियां मुहाना बनाती हैं, जो खाड़ियां हैं, उनका अध्ययन करेंगे। पहले क्लास में हम लोगों ने भारत के जो जितने राज्य हैं, जो उनकी सीमाएं हैं, भारत की बाहर जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं अन्य देशों से, उसको, साथ में जितने द्वीप हैं भारत के, उनको हम लोगों ने अच्छे से समाप्त किया था। ठीक है, तो उसी क्रम में आज का हम लोग का दूसरा ये वीडियो है। और इसमें हम लोग सबसे पहले भारत के वायु क्षेत्र, भारत का वायु क्षेत्र मतलब जो तट के किनारे का जो क्षेत्र है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैप बनाएंगे भारत का। अब भारत के मैप में हमें, अब तट की बात कर रहे हैं तो ऊपर हमारा जो हिमालय हिमालय है उसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जरूरत है। ये हमारा है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ से अगर हम शुरू करें, इस साइड शुरू करें, तो यहाँ पर आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, एक बार हम जल्दी से मैप बना लेते हैं, जो टेक्निकल मैप हम लोगों ने बनाना सीखा है। ठीक है, ये है नीचे क्या है, कौन सा राज्य है, केरल है। इधर है आपका तमिलनाडु है। इसके ऊपर यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ पर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के ऊपर इधर है आपका छत्तीसगढ़। बगल में है उड़ीसा। यहाँ पर है झारखंड है ऊपर। ठीक है, पहला वीडियो देखेंगे तभी ये मैप समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या है, ये है आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के इस साइड क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। यहाँ पर देखिएगा, ऊपर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है उत्तर प्रदेश से ऐसे, और ये आकर बांग्लादेश में ऐसे प्रवाहित होते हुए, ये सागर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। ये नाम क्या है इसका, इस नदी का, इसका नाम है गंगा नदी, गंगा रिवर है। और इधर से नदी कौन सी आती है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से अपना जल जो बंगाल है वहां पर मिलती हैं। उसके बाद आगे चलकर ये किस नाम से प्रवाहित होती है, तो मेघना के नाम से, मेघना के नाम से ये अपने जल को कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। और जब यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्या नाम है इसका, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और ये डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। राकेश जी नमस्कार। और यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंग्रोव वृक्ष में सर्वाधिक, भारत का कौन सा राज्य है जो मैंग्रोव वृक्ष के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है, यह है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं अपने भारत में। ठीक है, यहीं पर आप देखिएगा, ये जो नदी है, जब यह बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल से ही एक शाखा इसके ऐसे घूम जाती है। ये
ये जो शाखा घूमती है, इस शाखा का क्या नाम है? इसे बोलते हैं हुगली नदी। हुगली नदी। और हुगली नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए आती कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के तट के सहारे यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके मुहाने पर यहाँ पर दो द्वीप हैं। दो यहाँ पर द्वीप हैं। इन द्वीपों का नाम क्या है? तो एक का नाम है गंगा सागर द्वीप। एक का नाम है क्या है? गंगा सागर द्वीप। और दूसरा है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप। ठीक है। इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? तो हुगली नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। और ये बंगाल की खाड़ी के किस लोकेशन पे है? तो हुगली नदी के जस्ट मुहाने पर अवस्थित है। एग्जाम में पूछा गया है किस स्थान पर है? तो यह आपका मग्न तट, जो यहाँ बंगाल की खाड़ी का जो मग्न तट है वहां पर यह अवस्थित है। क्लियर है? इससे जैसे हम लोग तट के किनारे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नदी और आती है। यहाँ पर एक नदी और आती है जो कि आपकी झारखंड से ऐसे निकलती है, जाती है पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा आकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। ये जो नदी है दूसरी वाली, इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी रिवर। कहां से आ रही है? छोटा नागपुर के पठार से। आपको पता है झारखंड पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है यह औद्योगिक दृष्टि से काफी क्या है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे उद्योग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सभी उद्योगों का जो वेस्ट मटेरियल होता है इन नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। जिसकी वजह से जो स्वर्ण रेखा नदी है यहाँ पर कैसी हो गई है? तो यह जैविक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जैविक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। इसके अलावा जैविक मरुस्थल और कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी क्या है? दामोदर नदी ये भी आपका जैविक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। अगर दोनों नदियां पूछ दिया हो आपके एग्जाम में ऑप्शन में और पूछा जाए कौन सी जैविक मरुस्थल है तो दामोदर नदी को लगाइएगा। दामोदर नदी को लगाइएगा। अगर दामोदर नदी नहीं है तब हम कौन सी नदी लगाएंगे? तो स्वर्ण रेखा नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो यहां पर ये जो स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा से आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद इसी तट के सहारे और आगे हम लोग चलेंगे तो यहां पर तीन नदियां ऐसे आती हैं और एक साथ यहां पर डेल्टा बनाती हैं। उड़ीसा के तट पर तीन नदियां एक साथ डेल्टा बनाती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? तो सबसे ऊपर जो नदी है इसका नाम है बैतरणी नदी। इसका नाम है बैतरणी नदी। उसके बाद जो दूसरी नदी मैंने यहां बनाई है इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। और तीसरी जो नदी यहां मैंने बनाया है इसका नाम है महानदी। महानदी। ठीक है। भारत का उड़ीसा का ये जो तट है यह एकमात्र ऐसा तट है जहां पर तीन नदियां एक साथ क्या बना रही हैं? डेल्टा बना रही हैं। डेल्टा बना रही हैं। और इस नदी के मुहाने पर यहां इसके सामने यहां पर दो द्वीप हैं। दो द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम है कनिका द्वीप। एक का नाम है क्या है? कनिका द्वीप। और जो दूसरा द्वीप है इसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? तो यह जो एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। और इसी द्वीप से भारत में जो मिसाइल परीक्षण किया जाता है, चाहे अग्नि मिसाइल हो, चाहे सौर मिसाइल हो, पृथ्वी हो, ठीक है, त्रिशूल हो, जितनी भी भारत की मिसाइलें हैं उनका परीक्षण कहाँ से किया जाता है? वो सभी यहीं आपके व्हीलर द्वीप से या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। क्लियर है?
अब यहाँ से क्यों किया जाता है? यहाँ से इसलिए किया जाता है कि जो मिसाइलें होती हैं बहुत लंबी रेंज की होती हैं, और जब यहाँ से ये दागते हैं तो यहाँ पर क्या है, चारों तरफ ये खुला महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से सीधे आपका क्या है, सीधे निकल जाइए, पूरा खुला महासागर है दक्षिण महासागर में, ठीक है। इसलिए यहाँ से परीक्षण किया जाता है और पहले से, बहुत पहले से किया जाता है। यहाँ पर इसी तट के किनारे यहाँ पर जो कनिका द्वीप है, ठीक है, यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर इसके मुहाने पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है भीतर कनिका अभ्यारण्य। क्या नाम है? भीतर कनिका अभ्यारण्य। और ये जो अभ्यारण्य है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मगरमच्छ होते हैं, जो घड़ियाल होते हैं, उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। कहाँ पर है? उड़ीसा, उड़ीसा में यह अवस्थित है भीतर कनिका अभ्यारण्य, ठीक है। इसके तट पर जो इसका डेल्टा बन रहा है, इस डेल्टा पर कई पर्यटन स्थल भी अवस्थित हैं। यहाँ पर कई पर्यटन स्थल स्थित हैं। एक तो यहाँ पर भीतर कनिका अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ पर एक है पाराद्वीप, एक है पाराद्वीप, ठीक है। ये जो पाराद्वीप है यह उड़ीसा का एक प्रमुख बंदरगाह है। उड़ीसा का जो प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पाराद्वीप है। वो कहाँ है? वो भी आपके इसी मुहाने पे मिल जाएगा। इसके नीचे आएंगे, इसी डेल्टा में एक जगह है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर आप सभी लोग जानते हैं ये किसका मंदिर है? सूर्य भगवान का मंदिर है कोणार्क मंदिर। सूर्य भगवान की यहाँ पूजा की जाती है। और यहीं पर आपका एक पर्यटन स्थल है पुरी। पुरी भगवान जगन्नाथ जी का है, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पड़ता है? इन्हीं उड़ीसा के तट पे पड़ता है, ये डेल्टा पे, ठीक है। ये जो नदी आ रही है कौन सी नदी है? ये नदी है महानदी। और इसी महानदी पे यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। इस नदी को क्या बोलते हैं? उड़ीसा का शोक। महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। यही नदी है। और यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध। किस नदी पे है पूछा जाता है एग्जाम में, तो यह आपका महानदी पर यह अवस्थित है। इससे हम लोग और नीचे आएंगे, इससे हम लोग नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखिए उड़ीसा में यहाँ पर एक झील है। झील मतलब कैसी झील है? लैगून झील है। लैगून झील, लैगून झील क्या होती है? जो कि सागर के तट के किनारे सागरी तरंगों के अवसादों के निक्षेपण से बनता हो। मतलब यहाँ से ये ऐसे कोई खाड़ी रही होगी और यहाँ सागरी निक्षेप के कारण इसका जो आगे का जो मुख है वो बंद हो गया अवसादों से, जिसकी वजह से ये क्या हो गई? एक झील हो गई है, झील का निर्माण हो गया है। और ऐसी झील को क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। और कैसी होगी? तो खारे पानी की झील होगी। और यह जो झील है यह एशिया की सबसे बड़ी झील है। एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है? लैगून झील है। कहां पर स्थित है? यह उड़ीसा के तट पर है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चिल्का झील। इसका नाम क्या है? चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील इसका नाम है। अब जैसे हम लोग चिल्का झील से नीचे आएंगे तो यहां पर उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य मिल रहा है? तो यह आपका है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जैसे हम लोग एंट्री करेंगे तो यहां पर एक शहर देखने को मिलेगा, एक बंदरगाह शहर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है विशाखापट्टनम। इसका नाम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। कहां पर स्थित है? यहीं पर, ये जहां मैं लोकेशन दिखा रहा हूं यहीं पर अवस्थित है। और यहीं पर आपको ये एक क्या है? एक बंदरगाह शहर है, एक बंदरगाह शहर है। और यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहां पर अगर हम देखें जितना भी प्रायद्वीपीय भारत है इसका ढाल किधर है? तो पश्चिम से पूरब की ओर है, जिसकी वजह से इस तट के किनारे क्या है? यहां पर अवसादों का निक्षेपण होता है। और अवसादों के निक्षेपण होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बहुत कम पाए जाते हैं, नहीं तो नहीं पाए जाते हैं।
जिसमें से एक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो यह आपका है विशाखापट्टनम, और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है। इसको आप लोग बनाइए जल्दी से, तो अब इसमें स्पेस नहीं है, हम लोग दूसरे दूसरे स्लाइड पे आएंगे। और इसका विशाखापट्टनम का एक नाम और मिलता है, विजाग। विजाग हम लोग पढ़ते हैं ना, विजाग। विशाखापट्टनम को विजाग भी कहते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए आप लोग सभी लोग। अब विशाखापट्टनम के और नीचे हम लोग आएंगे, देखिएगा अगले फिगर में। यह है आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। कहां तक पहुंचे हैं? विशाखापट्टनम तक, यहां तक पहुंचे हैं। अब विशाखापट्टनम से और हम लोग नीचे आएंगे, दक्षिण में आएंगे, तो यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है। एक नदी ऐसे ऊपर से आती है, ऐसे आएगी। अभी हम लोग नदियों पे नहीं जाएंगे, कौन मतलब कहाँ से आ रही है, कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है, बस मुहाना देखेंगे। ये जो नदी का मुहाना है, कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ठीक है, नदियों का हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग तट के सहारे चल रहे हैं, और कौन सी नदी का मुहाना आ रहा है, कौन से पर्यटन स्थल हैं, कौन से इंपॉर्टेंट शहर है, कौन से बंदरगाह हैं, इन्हीं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो विशाखापट्टनम के बाद अगला अगला जो नदी आती है, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी के डेल्टा पर यहां पर एक एक शहर स्थित है। यहां पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है यनम। यनम पौंडीचेरी का एक जिला है जिसका नाम है यनम। और ये कहाँ अवस्थित है? यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आप कहेंगे गोदावरी नदी के तट पर यह अवस्थित है। इसके बाद यहां पर एक नदी और प्रवाहित होती है, यहां से आएगी, महाराष्ट्र से आएगी, और इसी गोदावरी नदी के नीचे यहां पर डेल्टा बनाते हुए अपने जल को गिराती है। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। और जो कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, इन दो नदियों के बीच में यहां पर एक झील है। यहां पर एक तट पर क्या है? एक झील है। और इस झील का नाम क्या है? इसका नाम है कोलेरू झील। यह इसका नाम है कोलेरू झील। इसकी खासियत क्या है कि यह विश्व की सबसे बड़ी उथली झील है। विश्व नहीं, एशिया की, विश्व की नहीं, एशिया की, यह एशिया की सबसे बड़ी उथली झील है। उथली झील का मतलब क्या है? उथली या छिछली, जिसकी गहराई बहुत कम है। इस झील की औसत गहराई कितनी है? मात्र 1 मीटर है। और अधिकतम कितनी है? तो 2 मीटर है। ठीक है, और ऐसी झील को क्या बोलते हैं? उथली झील बोलते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की लैगून कौन सी? चिल्का झील है। लेकिन जब उथली झील की बात की जाए तो उथली झील कौन सी हो जाएगी? तो कोलेरू झील हो जाएगी। कहां पर अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश के तट पर यह अवस्थित है। इससे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक झील और है। ये जो झील है ये यहां पर अवस्थित है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर यहां पर एक झील है। इस झील का नाम है पुलिकट झील। इसका नाम क्या है? पुलिकट झील। यह भारत की चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है, यह लैगून है। और कहां पर है? तो दोनों की सीमाओं पर स्थित है। लेकिन किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो यह आंध्र प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में यह आती है।
इस झील में यहां पर एक द्वीप है, इस झील के अंदर यहां पर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। और ये द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? प्रक्षेपण केंद्र, जहां से जो सैटेलाइट होती हैं, जो अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, जो हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, जो पोलर सैटेलाइट होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग टीवी देखते हैं, ठीक है, रेडियो सुनते हैं, उन सभी का जो प्रक्षेपण होता है वो कहां से होता है? इसी आपके श्री हरिकोटा द्वीप से होता है, जो यहां पर प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है। और ये जो प्रक्षेपण केंद्र है, जो लॉन्चिंग पैड है, इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका नाम रखा गया है। क्लियर है सभी को? तो यहां पर आंध्र प्रदेश में सबसे पहले विशाखापट्टनम मिलेगा, फिर आपको गोदावरी नदी का डेल्टा मिलेगा, उस पर क्या है? यनम बसा हुआ है। उसके बाद कोलेरू, ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दोनों के बीच में कोलेरू झील है, उथली झील है। नीचे आने पर कौन सा मिलेगा? तो पुलिकट झील है, जिस पर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जिसके बीच में जहां पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो आपका यहां से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। क्लियर है? इससे और नीचे हम लोग आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा चेन्नई। यहां पर क्या देखने को मिलेगा? चेन्नई या मद्रास जिसे कहते हैं। और ये चेन्नई जो पोर्ट है, यह भारत का सबसे प्राचीन पोर्ट है, और इस साइड का, पूर्वी साइड का सबसे बड़ा भी पोर्ट है। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए यहां पर एक बंदरगाह और बनाया गया है, जिसका नाम है एन्नोर पोर्ट बनाया गया है। और यह जब यह पुराना था तो उस समय यह आधुनिक नहीं था, लेकिन जब एन्नोर पोर्ट बनाया गया तो यह क्या है? यह एक आधुनिक पोर्ट है, यह अपने आप में एक आधुनिक पोर्ट है। अब चेन्नई पोर्ट से जैसे हम लोग और नीचे आएंगे, तो यहां पर आपको एक झील देखने को मिलती है। इस झील का नाम है किलीवेली झील। इस झील का क्या नाम है? किलीवेली झील। कहां पर है? तो तमिलनाडु में यह अवस्थित है। इससे और नीचे देखिए, तट पे सहारे हम लोग चल रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी गई हैं। किलीवेली झील से और नीचे आने पर यहां पर एक नदी है, जिसका नाम है कावेरी नदी। यहां पर एक नदी ऐसे प्रवाहित होती है, ये इस नदी का नाम है कावेरी नदी। और इस कावेरी नदी के डेल्टा पर यहां पर एक शहर स्थित है। किसका है? पौंडचेरी का एक जिला यहां पर स्थित है, जिसका नाम है कराईकल। ठीक है, याद रखिएगा, कराईकल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और कराईकल के उत्तर में यहां पर कौन सा जिला स्थित है? यह पौंडचेरी है। पौंडचेरी जो पुडुचेरी की राजधानी है। जो 4 जिले हैं, यनम हो गया, कराईकल हो गया, पौंडीचेरी और माहे, 4 जो केंद्र शासित प्रदेश के जो जिले हैं, उनकी राजधानी क्या है? पौंडीचेरी है। ये कहां है? तो इसी कराईकल के ऊपर उत्तर साइड में यह अवस्थित है। अब इस कावेरी नदी से और नीचे आएंगे, तो यहां पर एक नदी और प्रवाहित होती है, जिसका नाम है वेंगई नदी। यहां पर एक नदी ऐसे और प्रवाहित होती है, ऐसे, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? वेंगई
नदी। इसे पापनाशनी नदी भी कहते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि आप कोई भी पाप किए हैं, जैसे गंगा नदी में है ना पुण्य मिलता है, पाप से कट जाते हैं, वैसे दक्षिण भारत में जो लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं कहते हैं यह जो आपका पाप नाशनी, ठीक है, पाप मुक्त नाशनी नदी कहलाई जाती है, बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो ये यहाँ पर ऐसे प्रवाहित होती है गंगा नदी। और यह अपना जल कहाँ गिराती है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर एक द्वीप है पंबन द्वीप, ठीक है। और पंबन द्वीप के उत्तर साइड कौन सा जल राशि है, तो पाक की खाड़ी है। और उसी पाक की खाड़ी में ये जो वेंगई नदी है ये अपना जल गिराती है। क्लियर है? तो यहां तक इस फिगर को बनाइए वेंगई नदी तक। जल्दी से इसको बनाइए। इसके बाद इसी में देख लीजिए, हल्का थोड़ा सा और देख लीजिएगा, यहां पर एक बंदरगाह है, नीचे एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नाम है तूतीकोरिन पोर्ट। और ये पोर्ट है, इसका सर्वाधिक उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसलिए इस पोर्ट को मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मछलियों का पत्तन, मछलियों का बंदरगाह या मत्स्य पत्तन के नाम से यह प्रसिद्ध है। नाम है तूतीकोरिन पोर्ट। कहां पर है? तमिलनाडु में यह अवस्थित है। और इसी के बगल में यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है चित्तर नदी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है चित्तर नदी। और यह भारत की सर्वाधिक दक्षिण में प्रवाहित होने वाली आखिरी नदी है, ठीक है। क्या नाम है? चित्तर नदी है। और यही तमिलनाडु में यहां पर एक अंतरीप है, इस अंतरीप का नाम है केप केमोरिन। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। तो इसी अंतरीप में जो कन्याकुमारी है यह अवस्थित है, ठीक है, केप केमोरिन। लेकिन अगर हम लोग कन्याकुमारी मंदिर की बात करते हैं तो कन्याकुमारी मंदिर केप कुमारी से 2-4 किलोमीटर अंदर, यहां पर 1-1.5 किलोमीटर है लगभग, वहां पर एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप क्या? पत्थर का द्वीप है, ठीक है। वहां पर समुद्र के अंदर यह अवस्थित है कन्याकुमारी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने यहां से लेकर कन्याकुमारी तक सारी चीजें देख ली हैं। इसको बना डालिए सभी लोग। जल्दी से बनाइए इसको। यहां पर एक दो चीजें और ऐड कर लीजिए, ठीक है, एक दो चीजें और ऐड कर लीजिए। लास्ट वाले फिगर में यहां पर जो मैंने यहां पर स्वर्ण रेखा नदी बताई है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर एक एक जलप्रपात है, बहुत ही फेमस जलप्रपात है। यहाँ पर यह नदी जब छोटा नागपुर के पठार से नीचे गिरती है तो यहाँ पर एक झारखंड में एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू हुडुरू फॉल, हुडुरू जलप्रपात, ठीक है। इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो हुगली नदी आ रही है, हुगली नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। ये दो चीजें आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब हम लोगों ने देख लिया। पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोर्ट है, उड़ीसा में आएंगे तो पारादीप पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में आएंगे विशाखापट्टनम पोर्ट है, नीचे आएंगे तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है, इसकी सहायता करने के लिए एन्नोर पोर्ट का विकास किया गया है। और नीचे आने पर यहाँ पर तूतीकोरिन पोर्ट है, मत्स्य बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सारे पोर्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अरब सागर के तट के सहारे भारत के किनारे किनारे कौन से इंपॉर्टेंट स्थल बसे हुए हैं। क्लियर है? देखिएगा,
ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ पर इस साइड क्या है, अरब सागर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्रायद्वीप है इसे बोलते हैं कच्छ प्रायद्वीप। और ये कौन सा है, ये है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। और कच्छ प्रायद्वीप से क्या है आपका जो पाकिस्तान है ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। गुजरात के साथ सीमा पाकिस्तान बनाता है। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहला प्रायद्वीप ये कौन सा है, ये है आपका कच्छ प्रायद्वीप। कच्छ प्रायद्वीप। और इस पर क्या अवस्थित है, तो कच्छ का जो रण है, कच्छ का जो दलदल है वो कहां पर अवस्थित है, इसी कच्छ प्रायद्वीप पे यह अवस्थित है। यहां पर ये जो बीच वाला स्थान आप देख रहे हैं यह है आपका है कच्छ की खाड़ी। क्या है, कच्छ की खाड़ी। भारत में पूछा जाता है भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। कि ये कहां पर है, तो यह आपका कनाडा में अवस्थित है। और जब हम लोग भारत की बात करते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो कच्छ की खाड़ी में आता है, ठीक है। और यह भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। खाड़ी मतलब गल्फ है। भारत की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, कच्छ गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है। अगर भारत की सबसे बड़ी खाड़ी मतलब बे पूछा जाए, बे कौन सा है, बे, तो यह आपको हो जाता है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की जो खाड़ी है ये क्या है, इसे बे बोलते हैं। जबकि जो गल्फ होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको भी हिंदी में खाड़ी ही बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत लीजिएगा। बे, अगर बे की बात करें सबसे बड़ा बे कौन सा है, तो बंगाल, बे ऑफ बंगाल है। और सबसे भारत की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सी है, तो सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, कच्छ की, कच्छ गल्फ है, ठीक है। तो ये यहां पर है। अब यहां पर देखिएगा, इसी कच्छ की खाड़ी में यहां पर एक बंदरगाह है। यहां पर एक पोर्ट है, बंदरगाह है, इसका नाम है कांडला पोर्ट। इस पोर्ट का नाम क्या है, कांडला पोर्ट। और यहां पर बड़े बड़े जहाज आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। आप लोग देखते होंगे जहाज में बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं वो यहां पर आते हैं। अगर हम कंटेनर क्षमता की बात करें कि सबसे ज्यादा कंटेनर कहां आता है, तो कंटेनर क्षमता के आधार पर यह जो कांडला पोर्ट है यह सबसे बड़ा पोर्ट है। कंटेनर क्षमता के आधार पर, कंटेनर क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट है। क्लियर है। और यह जो पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, यह भूकंपीय क्षेत्र में अवस्थित है। भूकंपीय क्षेत्र में यह अवस्थित है, ठीक है। और इस कांडला पोर्ट का जो नाम है वो क्या रखा गया है वर्तमान में, तो इसे हम लोग दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है, दीनदयाल पोर्ट या बंदरगाह नाम रखा गया है वर्तमान में, दीनदयाल पोर्ट या बंदरगाह। क्लियर है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा कच्छ की खाड़ी से संबंधित, ठीक है। ये जो कच्छ की खाड़ी है यहां पर क्या है, यहां पर कुछ लघु निवेशिकाएं स्थित हैं। लघु निवेशिकाएं यहां पर स्थित हैं। ये लघु निवेशिकाएं होती क्या है पहले इसको समझिए, फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। जो भी तट है, जब तट के पास हम लोग देखते हैं तो तट के इधर क्या है, यहां पर समुद्र है, यहां से क्या आएंगी, लहरें आएंगी, तरंगे यहां से आएंगी, लहरें आएंगी। और ये क्या करेंगी, इस तट पे आकर भिड़ेंगी, यहां से इनका अपर्दन करेंगी। ये जो तट है यह ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा कठोर मृदा से बना हुआ है। यह कुछ कठोर मृदा से बना होगा, कुछ मुलायम मृदा से भी बना होगा। तो ये जो तट है कठोर और मुलायम दोनों से बना होगा। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि यहां से हम चले तो कुछ दूर तक ये जो तट है यह किससे बना हुआ है, कठोर मृदा से बना हुआ है। और कुछ दूर और चलने पर ये जो तट का हिस्सा है यह मुलायम चट्टान से बना हो, मुलायम चट्टान से। पुनः मुलायम के बाद क्या आएगा, मुलायम के बाद मुलायम तो थोड़ा आएगा, कठोर आएगा, तो हो गया ये कठोर, कठोर चट्टान है।
तो ऐसे ये क्या है, ये क्रम रूप से ऐसे ये कोई भी मिट्टी है, आप कठोर मिट्टी में चलेंगे तो कभी न कभी आपकी मुलायम मिट्टी तो आएगी ही। तो वैसे तट होते हैं, तट कठोर और मुलायम मिट्टी का संकलन होता है। जब लहरें यहाँ पर इन तटों से टकराती हैं तो यहाँ इन तटों का अपरदन करती हैं। जब सामने कठोर और मुलायम दोनों तट मिलेंगे तो यहाँ पर जो मुलायम तट होगा उसका क्या करती हैं, ज्यादा अपरदन करती हैं और कठोर का कम करेंगी। इसी मुलायम जो अपरदन कर रही तटों का, ये आप देखेंगे ये धीरे धीरे यहाँ पर सकरी खाड़ियां बन जाती हैं। जो सकरी खाड़ियां होती हैं पतली पतली, इनका निर्माण हो जाता है और इन्हीं सकरी खाड़ियों को क्या कहते हैं, लघु निवेशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु निवेशिकाएं। लघु निवेशिकाएं कहते हैं। ऐसी लघु निवेशिकाएं आपका जो कच्छ प्रायद्वीप है वहां पर ढेर सारी हैं। कच्छ प्रायद्वीप पर ये जो लघु निवेशिकाएं हैं, यहां पर ढेर सारी लघु निवेशिकाएं हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख मैं आपके नाम गिना दे रहा हूं। इनके नाम है, एक का नाम है सर क्रिक, कोरी क्रिक और गोदिया क्रिक। ये क्या है, ये नाम है लघु निवेशिकाओं के, ठीक है, और ये यहीं पर अवस्थित हैं। और ये सबसे कॉर्नर पे, यहाँ पर जो सबसे कॉर्नर पे जो लघु निवेशिका है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर क्रिक। सबसे ऊपर क्या है, सर क्रिक। और ये जो सर क्रिक खाड़ी है सकरी, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कौन करती है, सर क्रिक जो लघु निवेशिका है ये करती है। अब विवाद क्या है, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद भी है। अब विवाद क्या है समझिएगा। मान लीजिए यह क्या है, यह आपकी है लघु निवेशिका, ठीक है, इसका नाम है, यह है आपकी लघु निवेशिका। अब ऊपर मान लीजिए पाकिस्तान है और नीचे क्या है, भारत है। भारत ये कहता है कि भाई ये जो लघु निवेशिका है, इसके ये जो सीमा है भारत पाकिस्तान की, यह इसके बीचों बीच से होके जाती है। मतलब क्या है कि आधा हिस्सा तो भारत का है, आधा पाकिस्तान का है, ठीक है। आधा हिस्सा किसका है, भारत का है, आधा पाकिस्तान का है। लेकिन पाकिस्तान कहता नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पूरा लघु निवेशिका है यह पूरा का पूरा हमारा है, ठीक है। यह जो लघु निवेशिका का जो ये वाला तट है, इसको भारत पाकिस्तान की सीमा मानता है। और भारत क्या कहता है कि इस लघु निवेशिका का जो बीच वाला है, आधा जल भारत का है, आधा जल पाकिस्तान का है। और इसी को लेकर क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चलता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण क्या है, सर क्रिक है, कोरी क्रिक है, गोदिया क्रिक है, तो सर क्रिक है, ठीक है। और कोरी क्रिक, गोदिया क्रिक क्या है, लघु निवेशिका है, कहां पर अवस्थित हैं, तो आप कहेंगे गुजरात में कच्छ प्रायद्वीप पर यह अवस्थित है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसके नीचे हम लोग आएंगे, अब तट के सहारे हम लोग यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। इससे नीचे हम लोग आएंगे, ये जो प्रायद्वीप आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है। इसका नाम क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इसको पहले जल्दी से आप लोग बना लीजिए, इसको जल्दी से बनाइए। दूसरे फिगर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखेंगे, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। ये है कच्छ प्रायद्वीप, एक काठियावाड़ प्रायद्वीप, और ये क्या हो गया, प्रायद्वीप भारत, ठीक है। ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप। और यहां इस जो प्रायद्वीप का जो पश्चिमी तट है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो तट है, इस तट को क्या कहते हैं, इस तट को बोलते हैं पोरबंदर तट, पोरबंदर तट। और इसका जो ये दक्षिणी वाला तट है, ये वाला जो तट है, इसका नाम है गोहिलवाड़ तट। इसका नाम क्या है, गोहिलवाड़ तट, पोरबंदर तट और गोहिलवाड़ तट, ये कहां पर अवस्थित हैं, तो यह आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप, यह आपका गुजरात की ये तट है।
इस तट के सहारे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक खाड़ी दिख रही है, ये खाड़ी है, ठीक है। ये जो खाड़ी है इसे बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ये वाली खाड़ी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी में बहुत ढेर, एक इसका नाम और है ग्रेबन की खाड़ी। खंभात की खाड़ी को क्या बोलते हैं? ग्रेबन, ग्रेबन की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी, ग्रेबन की खाड़ी या इसका नाम है कैम्बे की खाड़ी भी बोलते से, कैम्बे की खाड़ी। और इस खाड़ी में कई नदियां गिरती हैं। कौन कौन सी गिरती हैं? तो ऊपर से एक नदी आती है, इधर से साबरमती नदी आती है, गुजरात में साबरमती नदी है। इधर से एक नदी आती है, एक नदी है जिसका नाम माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, माही नदी, ठीक है। ये है साबरमती नदी, साबरमती नदी। और इधर से 2 नदियां आती हैं, एक नदी का नाम है गोदावरी, सॉरी, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है नर्मदा, और दूसरा कौन सी है? ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, ये सारी नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? तो इसी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। अब खंभात की खाड़ी से जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये जो नर्मदा नदी का मुहाना है, तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पर एक शहर अवस्थित है, यहाँ पर एक शहर अवस्थित है। इस शहर का नाम क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इस शहर का क्या नाम है? इस शहर का नाम है भरूच शहर। क्या नाम है? भरूच शहर। तो नर्मदा नदी किस शहर से अपना जल गिराती है? भरूच शहर से होते हुए अपना जल गिराती है। और ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा है? तो यह है सूरत। ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा शहर है? तो सूरत बसा हुआ है, ठीक है। इन दो मुहाने पर, इन दोनों के मुहाने पर अंदर साइड खंभात की खाड़ी में 2 द्वीप भी हैं, 2 द्वीप भी हैं यहाँ पर। इन द्वीपों का नाम क्या है? तो जो नर्मदा नदी के सामने है उसका नाम है आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप है। और जो ताप्ती नदी के मुहाने पर है उसका नाम है खादिया बेट। आलिया बेट और खादिया बेट 2 द्वीप हैं। कहाँ हैं? तो इसी खंभात की खाड़ी में ये अवस्थित हैं। और ये पूरा क्षेत्र, खंभात की खाड़ी का पूरा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के भंडार के लिए। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसी खंभात की खाड़ी में भारत के 2 केंद्र शासित द्वीप, जो आपका दादर और नगर हवेली है, दमन और द्वीप है, वो कहाँ पर अवस्थित है? यहीं पर खंभात की खाड़ी में है। यहाँ पर है दमन, इस साइड है, और इस साइड क्या है? गोहिलवाड़ तट के किनारे आपका क्या है? दीव है। दमन और द्वीप यहीं पर अवस्थित है। क्लियर है इतना? इसके बाद हम लोग ताप्ती नदी के मुहाने से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पहले मैप बना लेते हैं। मैप क्लियर रहेगा ना तो राज्य को अलग करना आसान होगा। यहाँ पर पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पर केरल है। इधर कौन सा है? तमिलनाडु है। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर क्या है? यह है आपका तेलंगाना है। और तेलंगाना के इस साइड यहाँ पर कौन सा है? कर्नाटक है। और कर्नाटक के ऊपर यहाँ पर कौन सा है? ये आपका है महाराष्ट्र है। और यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में क्या है? गोवा है, ठीक है, गोवा है। तो ताप्ती नदी कहाँ पर अपना जल गिरा रही है? तो गुजरात में, ये आपका महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है, ठीक है। महाराष्ट्र से हो जाती है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। सूरत आपका कहाँ है? गुजरात में ही है, ठीक है। हल्का सीमा ये बनाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ताप्ती नदी के मुहाने से आगे आएंगे, ताप्ती नदी के मुहाने से आगे आएंगे तो यहाँ पर अगला हम लोग का प्रमुख स्थल कौन सा देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर है मुंबई। हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? मुंबई पहुंच जाएंगे। यहाँ पर है आपका मुंबई, ठीक है। और पूछा जाता है मुंबई किस द्वीप पर अवस्थित है? तो यहाँ पर द्वीप क्या है? सैलसेट द्वीप। सैलसेट द्वीप पर ये आपका जो मुंबई शहर है ये बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस द्वीप पर 2 शहर है, एक तो मुंबई है और दूसरा कौन सा? ठाणे। ठाणे और मुंबई दोनों आपका
सैलसेट द्वीप पर यह अवस्थित है। क्लियर है। यहां पर जो मुंबई है, मुंबई एक बंदरगाह शहर भी है। मुंबई एक बंदरगाह शहर है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम शहर है। मुंबई जो है यह भारत का सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम शहर है, बंदरगाह है। और बड़ा और व्यस्त होने के कारण इसकी सहायता के लिए यहां पर इसके बगल में एक बंदरगाह और बनाया गया है, एक पोर्ट का निर्माण और किया गया है। ये जो पोर्ट है इसका नाम है नेहवा सावा। नेहवा और सावा, इसका क्या नाम है? मुंबई के बगल में नेहवा सावा पोर्ट। ठीक है, पोर्ट। और इस पोर्ट का जो वर्तमान नाम है, क्या नाम रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसका वर्तमान नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेहरू पोर्ट। क्लियर है। ये क्या हो गया? दो पोर्ट आप लोग याद रखिएगा, एक मुंबई पोर्ट है और दूसरा कौन सा है? नेहवा सावा, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यही आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नेहवा सावा पोर्ट। जल्दी से इसको बनाइए आप लोग, इसको जल्दी से आप लोग बना लीजिए। इसको जल्दी से बनाइए आप लोग। इसके नीचे हम लोग आएंगे तो अगले स्लाइड में देखिएगा। अगले स्लाइड में देखिएगा, ये है आपका गुजरात, प्रायद्वीपीय भारत। ये है आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मुंबई से आगे आएंगे, ये अगला राज्य कौन सा पड़ेगा? ये है आपका गोवा। ठीक है, गोवा पड़ेगा। गोवा में नदी कौन सी प्रवाहित होती है? दो नदियां हैं, एक है मांडवी और दूसरी है जुआड़ी। ठीक है, मांडवी और जुआड़ी दो नदियां यहां पर प्रवाहित होती हैं। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और ये जो मांडवी नदी है, मांडवी नदी के किनारे ही आपकी गोवा की राजधानी अवस्थित है। ठीक है, मांडवी नदी के मुहाने पे कह सकते हैं या तट पे कह सकते हैं। कौन सी शहर है? पणजी। पणजी। क्लियर है, इतना काफी है तट के। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो नदियां आ रही हैं, सारी नदियों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग नदियों का टॉपिक आएगा। अभी हम लोग सिर्फ वाह्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं, किनारे किनारे का। ठीक है, इससे नीचे आएंगे तो ये क्या है? आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं, इनके नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो नदी प्रवाहित हो रही है उसका नाम है काली नदी, उसके बाद है शरावती नदी, उसके बाद है बाराही नदी। तीन नदियां याद रखिएगा, काली, शरावती और बाराही। बाराही। ठीक है, इन पर कुछ जलप्रपात हैं, यहां भी देखेंगे वहां भी देखेंगे। यहां पर कौन सा है? शरावती पे आपका जोग गरसुप्पा जिसे बोलते हैं, और यहां पर है बराही पर कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल ही है। इससे नीचे आएंगे तो यहां पर अगला कौन सा? ये आपका केरल है। केरल में जैसे आएंगे तो यहां पर एक नदी आपको मिलेगी, पेरियार रिवर। पेरियार, यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। पेरियार से और नीचे जाएंगे तो यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि पोर्ट, कोच्चिन पोर्ट। और ये कोच्चिन पोर्ट भारत का पहला जो जो पीपीपी मॉडल होता है, प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो सरकारी और प्राइवेट का एक पहला बंदरगाह है कोच्चि पोर्ट। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको जल्दी से बनाइए सभी लोग, इस फिगर को जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद यहां पर एक टॉप, इसमें क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको आप लोग पहले बनाइए।
देखिएगा यहाँ पर तट के किनारे जितने इंपॉर्टेंट शहर थे, बंदरगाह, सारे कंप्लीट हो गए हैं। तटों का नाम आप लोग याद रखिएगा। जो तट हैं इनके कुछ नाम हैं, नाम देखिए क्या क्या है। जितने तट हैं इनके नाम पूछ लेता है, किसके कौन से राज्य के तट को क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, ये आपका हो गया तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल ऐसे हो गया। इधर हो गया आपका ये कर्नाटक हो गया, गुजरात, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, और ये हो गोवा। तटों के नाम आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं। ये हो गया आपका पोरबंदर तट, पोरबंदर तट। ये है गोहिलवाड़ तट, गोहिलवाड़ तट। यहां पर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक, गोवा तक ताप्ती जो नदी है उसके मुहाने से लेकर गोवा तक, ये जो तट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोंकण तट। इसका नाम है कोंकण तट। ठीक है, गोवा नदी से लेकर जो कर्नाटक का मैंगलोर बंदरगाह है, मैंगलोर, यहां तक का जो तट है इसे बोलते हैं कन्नड़ तट, इसे कन्नड़ तट कहते हैं। और मैंगलोर से लेकर, मैंगलोर और नीचे है, ठीक है, मैंगलोर से लेकर ये पूरा आपका केरल का जो तट है इसे बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, तो पोरबंदर, गोहिलवाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये तो मैं लोकेशन के आधार पर हमने यहाँ पर बताया है, किस पोजीशन से लेकर किस पोजीशन तक। अगर आपसे सीधे पूछे कि कर्नाटक के तट को क्या बोलते हैं तो आप कहें कन्नड़ तट, केरल के तट को क्या कहते हैं तो यहां पर आप कहेंगे मालाबार तट। ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के तट को क्या बोलते हैं तो कोंकण तट। ठीक है, तो सीधा भी है और लोकेशन के आधार पर पूछा जाए तब भी आप यहाँ पर सही कर लेंगे। ये जो पश्चिम बंगाल का तट है इसका नाम है बैगा तट, बैगा तट। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सभी नदियों के क्या है? डेल्टाएं हैं, डेल्टा हैं। यहां पर जो महानदी का डेल्टा है, महानदी के डेल्टा से लेकर यहां पर गोदावरी नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी के डेल्टा तक, ये जो तट है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। या आप सीधे कह सकते हैं कि जो उड़ीसा का तट है उसे किस नाम से जानते हैं तो उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी के नीचे अगली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो तट है इसे बोलते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट कहते हैं। ठीक है, गोलकुंडा तट कहते हैं। और सीधे आप कह सकते हैं आंध्रा के तट को क्या कहेंगे तो गोलकुंडा तट कहेंगे। अब यहां से जो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर एक कन्याकुमारी तक, ये जो पूरा तट है इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, और सिंपल आपसे पूछे कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं तो कोरोमंडल, या कोरोमंडल तट कहाँ पाया जाता है तो एक राज्य का नाम पूछे तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस फिगर को जल्दी से बनाइए आप लोग। ये आपका तटों से संबंधित सारा चीज हो गया। इसके बाद हम लोग का तटों से संबंधित एक टॉपिक रह गया है,
उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे। जो यहाँ पर जल राशियां होती हैं जिसे हम लोग आंतरिक जल बोलते हैं, या आप उसे अवच्छिन्न जल बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, उन सभी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत के जल क्षेत्र सीमा, जलीय सीमा, ठीक है, हेडिंग डालिएगा जलीय सीमा। जलीय सीमा, किसी भी देश की जो जलीय सीमा होती है ये कितनी होती है, इसको हम लोग हल्का से डिस्कस करेंगे। ये है आपका भारत, ये क्या है, भारत है, ठीक है। और यहां पर क्या है, इधर पाकिस्तान है, यहां तक तो मान लीजिए। यहाँ पर जो तट है, हमने यहाँ पर सीधा सीधा तट बना दिया है, ऐसे सीधा बनाया, लेकिन तट कैसे होते हैं, तट सीधे नहीं होते, वो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब जब तट टेढ़ा मेढ़ा है, कटा फटा है, तो उसका कोई ना कोई बिंदु बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तटों के वाह्य बिंदु को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, ठीक है, इस सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आधार रेखा। किसी भी देश के तटों को सीधी रेखा में जो मिलाता है, मतलब तटों को सीधी रेखा में मिलाने वाला जो बिंदु होगा, क्षेत्र होगा, उसे क्या बोलेंगे, आधार रेखा कहेंगे। अब आधार रेखा के अंदर जो खाड़ियां होंगी, जो जल होगा, उस जल को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आंतरिक जल। उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक जल बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक जल बोलते हैं। अब जितना भी क्षेत्र है उसकी सीमा का निर्धारण इसी आधार रेखा से किया जाता है। आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, कितना, 12 नॉटिकल माइल, ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक जल, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र बोलते हैं, या क्षेत्रीय सीमा बोलते हैं, ठीक है। जितना अधिकार भारत को भारत की भूमि पर है, और उतना ही अधिकार इसे कहां तक होता है, जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है वहां पर, वहां की जो जल राशि है उस पर होता है, ठीक है। कितना तक, 12 नॉटिकल माइल तक होता है। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, ये जो बीच का क्षेत्र है, दोनों के बीच का क्षेत्र है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अनन्य या संलग्न क्षेत्र। इसे नाम है संलग्न, इसके बाद वाला क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। मतलब जो आपका प्रादेशिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, संलग्न क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर उस देश के द्वारा जो साफ सफाई का कार्य है वो किया जाता है। भाई यहाँ पर पर्यटन आएगा, यहाँ से दूसरे देशों को जहाज आएगा, तो यहाँ पर गंदगियां होंगी, तो इन क्षेत्र में जो साफ सफाई का अधिकार होता है वह उस देश का होता है जिसके किनारे यह संलग्न क्षेत्र स्थित होता है। और यहाँ पर इस सीमा के अंदर अगर कोई जहाज आ रहा है तो उस पर टैक्स लगाने का भी अधिकार होता है, ठीक है। इस पर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है वह देश। अगर कोई जहाज यहाँ पर दूसरे देश का आ रहा है तो यहाँ पर टैक्स देना होगा। किस क्षेत्र तक, संलग्न क्षेत्र तक, ठीक है। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है, आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक, ये कितना था, ये 24 नॉटिकल माइल था। यहाँ पर ये 200 नॉटिकल माइल तक, या अगर हम इसको देखें तो 24 से लेकर 200 बीच का ये जो क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका क्या नाम है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो देश है उसको वैज्ञानिक अनुसंधान, साथ में संसाधनों का दोहन
यहाँ पर कोई संसाधन मिल गया उसका दोहन कर सकता है, यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, साथ में यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण यह भी उस देश के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। कोई यहाँ पर जहाज आ गया है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। जो चाइना है वो चाइना इन्हीं क्षेत्रों में पनडुब्बी के सहारे आता है, कभी कभी अंदर भी आ जाता है। और जब भारत कोई भी जहाज आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आने पे कोई रोक नहीं है, आने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई संसाधन अगर निकल जाता है तो उस संसाधन पे अधिकार किसका होगा, भारत का होगा, वह वहां से उसको चीजों को निकाल सकता है। ठीक है, और इसके बाद ये पूरा सागर कैसा होता है, खुला सागर होता है, उच्च सागर होता है, खुला सागर, और यहाँ पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। ठीक है, सभी देशों का कितना अधिकार होता है, बराबर अधिकार होता है। इसे बोलते हैं उच्च सागर या हाई सी बोलते हैं। क्लियर है सभी को। यहाँ पर हम लोग का जो जल क्षेत्र था, भारत का वायु क्षेत्र, पहले हम लोगों ने अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात की भारत की, उसके बाद सीमाओं की बात कर लिया था हम लोगों ने, और आज हम लोग वायु क्षेत्र जो वाटर बॉडी है, इसके तट के किनारे जितनी चीजें हो सकती हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित, सभी चीजों को हम लोगों ने यहाँ अध्ययन कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस पर आए हुए कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ न्यूज है उसके विषय में देख लेते हैं। टीचर्स एकेडमी पर वर्तमान समय में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ब्रह्मास्त्र विजेता बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको 45 दिन के अंदर सारा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा, और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी टीचर हैं सब अपने आप में धुरंधर हैं। ठीक है, तो आप हर सब्जेक्ट की, जो आप जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उस सब्जेक्ट की यहाँ पर जो क्लासेज हैं वो अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको इसमें कुछ छूट चाहिए तो यहाँ पर कूपन कोड दिया गया है। ठीक है, विजेता 500, इसका यूज करके आप इन बैचों पर, आप ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जो है उस पर आप छूट ले सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए इससे संबंधित, यहाँ पर नंबर दिया गया है 9628959237 या 8318489291, इस पे कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है उस पर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कल के लेक्चर से संबंधित है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है भारत के कितने राज्य तट रेखा पर अवस्थित हैं, तो कितने हैं, तो 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है, तट रेखा है, सीमाएं हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आप लोग टेक्निकल जो फिगर है उसको बना के आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर समय नहीं देंगे ज्यादा, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, सभी लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। ये है सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। ठीक, गुजरात की है। उसके बाद किसकी है, आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की है। अगले क्वेश्चन पे देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। ये सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। यहाँ पर त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। बताइएगा क्या राइट आंसर होगा, कहां से होकर नहीं गुजरती है, कहां से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मणिपुर। यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद कहां जाती है, एमपी में जाती है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद कहां, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, मणिपुर में नहीं जाती है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था। ठीक है, कौन सा था, ये आपका इंदिरा पॉइंट अथवा पिगमेलियन पॉइंट है।
जो कि इस जब सुनामी आया था ये क्या हुआ था, ये डूब गया था। ठीक है, तो चौथे का क्या होगा, चौथे का पहला हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहां पर लिखा हुआ है सर क्रिक, सर क्रिक विवाद है। सर क्रिक विवाद अभी आज हम लोगों ने पढ़ा, किसके मध्य में है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में यह विवाद है। ठीक है, 17 का डी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सर क्रिक विवाद किसके मध्य में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। अगला क्वेश्चन है कोरी क्रिक स्थित है। कोरी क्रिक, सर क्रिक, कोरी क्रिक, गोड़िया क्रिक, ये मैंने आपको बताया, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि, कच्छ के रण और ये लाल सागर कहां पर है, तो कच्छ के रण में है, या कह सकते हैं कच्छ प्रायद्वीप में है। ठीक है, लघु निवेशिकाएं हैं, ये आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन है, कौन सा है। ए है 82.30 पूर्व, बी है 84.30 पूर्व, सी है 82.82 पश्चिम और 84.5 पश्चिम। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यह हमारा जो लोकेशन है भारत का वो पूर्वी गोलार्ध में है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82.5 पूर्वी। ठीक है, 82.5 पूर्वी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और डेली आपकी जो क्लास होगी ये आपकी 2 PM से लेकर 4 PM या 3:30 PM तक डेली आपकी ये क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज कराएंगे, जिसमें अभी हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग विश्व के भूगोल या आर्थिक भूगोल पे आ जाएंगे। ऐसे सारा जो सिलेबस है आपका 45 दिन में पूरा कराया जाएगा। ठीक है, 45 डे में पूरा आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, साथ में हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।